यही हूं मैं, कहीं न गया तुम्हें छोड़ के मैं। चलो, लेट्स स्टार्ट विद द ब्रेक। ब्रेक के बाद की क्लास के साथ स्टार्ट करते हैं। क्या बोला सर आपने, समझ नहीं आया, बट चलो शुरू करते हैं। तो ये है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। गौर से इसको अच्छे से सुनिएगा, गौर से इसको अच्छे से समझिएगा, इस पे गौर कीजिएगा। ठीक है सर। मेंबर्स डीम टू बी इन प्रैक्टिस, इन्होंने क्या बोला? अ मेंबर ऑफ आईसीएआई, साथ साथ मेरे रीड करेंगे सारे बच्चे। ठीक है, ठीक है, सारे बच्चे मेरे साथ करेंगे इसको रीड। अ मेंबर ऑफ आईसीआई शेल बी डीम टू बी इन प्रैक्टिस इफ ही और शी, ठीक है, इंगेजेस हिमसेल्फ। अब मैं बार बार हिमसेल्फ हरसेल्फ नहीं करूंगा, यू शुड अंडरस्टैंड, सबकी बात हो रही है। इफ इंगेजेस हिमसेल्फ इन द प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी का क्या मतलब है? आप प्रैक्टिसिंग कर रहे हो अकाउंटेंसी की, यानी आप किसी के लिए खाते, खाने वाले खाते की बात नहीं हो रही, बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बात हो रही है। आप किसी के लिए खाते बनाते हो। ठीक है, सिंपल। दूसरी चीज, आप ऑफर करते हो टू परफॉर्म और परफॉर्म। सिंपल सी बात है, या तो आप ऑफर करते हो किसी को कि मैं आपके लिए परफॉर्म करूंगा, या आप परफॉर्म करते हो सर्विस इन्वॉल्विंग ऑडिटिंग और प्रिपरेशन, वेरिफिकेशन और सर्टिफिकेशन ऑफ एफएस। सर एफएस का क्या मतलब है? एफएस का मतलब है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। या तो आप ऑफर करते हो या फिर आप परफॉर्म करते हो कि आप क्या करते हो, दूसरे बंदे के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उनको ऑडिट करते हो, या उनको प्रिपेयर करते हो, या उनका वेरिफिकेशन करते हो, या फिर उनकी सर्टिफिकेशन करते हो, या फिर अपने आप को दिखाते हो कि आप एक अकाउंटेंट हो। तीसरी चीज, आप रेंडर करते हो प्रोफेशनल सर्विसेज अबाउट द मैटर्स ऑफ प्रिंसिपल और रिलेटिंग टू अकाउंटिंग, प्रेजेंटेशन और सर्टिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल फैक्ट्स और डेटा। आपकी जो प्रोफेशनल सर्विसेज हैं, दीज आर अबाउट द मैटर्स ऑफ प्रिंसिपल। सर मैटर्स ऑफ प्रिंसिपल का क्या मतलब है? मैं देखो सिंपल सी बात बताता हूं। ये इंड एएस जो हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है ग्रुप 1 के फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का, क्या ये इजी है? द आंसर इज नो। क्या हमको इसको समझना पड़ता है? क्या हमको इसको समझना पड़ता है? द आंसर इज यस। समझ के इजी हो जाता है। तो क्या आपको लगता है आपका जो क्लाइंट है वो आपसे ऐसी सर्विसेज ले सकता है जिसमें उसको आपसे इंड एएस या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का प्रिंसिपल समझना पड़े कि ये इंड एएस कहना क्या चाहता है या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहना क्या चाहता है? वो पूछ सकता है आपसे। तो अगर आपकी प्रोफेशनल सर्विसेज इन चीजों के रिगार्डिंग है ना, तो भी आपको मान लिया जाएगा कि आप डीम टू बी इन प्रैक्टिस हो। प्लस लास्ट में इन्होंने बोला सच अदर सर्विसेज विच इन द ओपिनियन ऑफ काउंसिल आर रेंडर्ड बाय अ सीए इन प्रैक्टिस। एक बात बताओ सर, ये हम बात कर ही क्यों रहे हैं? हम इनको डीम टू बी इन प्रैक्टिस मान ही क्यों रहे हैं? क्योंकि पॉइंट क्या है ना, अभी जब हम आगे जाके प्रोफेशनल एथिक्स में क्लॉजेस पढ़ेंगे, तो उन क्लॉजेस में एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ क्लॉजेस उन्हीं के लिए एप्लीकेबल होते हैं जो सीए इन प्रैक्टिस होते हैं। क्योंकि जो सीए इन प्रैक्टिस है ना, उसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। उसके ऊपर क्या है सर? उसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो अगर आप सीए इन प्रैक्टिस हो तो आपको उन रिस्ट्रिक्शन से कंप्लाई करना पड़ेगा। क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं? आप अपनी सर्विसेज को एडवर्टाइज नहीं कर सकते, आप क्लाइंट्स को सॉलिसिट नहीं कर सकते, आप पार्टनरशिप्स में एंटर नहीं कर सकते, आप अपनी जो प्रॉफिट्स और फीस है उसको किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, आप कोई और बिजनेस प्रोफेशन नहीं कर सकते सीए के अलावा। बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस है जिनको आपको याद रखना जरूरी है अगर आप एक सीए इन प्रैक्टिस हो। तो अगर आप इन 1, 2, 3, 4 में से किसी के भी अंडर आ जाते हो तो आपको सीए इन प्रैक्टिस मान लेंगे। इसको समराइज करें तो आप ये लिख सकते हो, अगर आप किसी के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हो या उसको असिस्ट करते हो इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, या आप उनका ऑडिट करते हो या सर्टिफिकेशन का काम करते हो, तो आपको एक सीए इन प्रैक्टिस मान लिया जाएगा। या तो आप करते हो या आपने एक्सेप्ट करा है कि आप ये चीज आगे जाके करोगे। भले ही आप अभी नहीं कर रहे, आप 2 महीने बाद करने वाले हो, पर वो असाइनमेंट आपने एक्सेप्ट कर लिया है, तो भी आपको सीए इन प्रैक्टिस मानेंगे। क्या आपको इसका एसेंस क्लियर है? बिकॉज इसको समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन 1, 2, 3 इन तीनों पॉइंट्स का रट्टा लगाना। क्या ये समझने वाली बात आपको क्लियर है कि हम क्यों मान रहे हैं टू बी इन प्रैक्टिस?
वाई आर वी इवन डिस्कसिंग दिस सेक्शन, क्यों ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है, ये बात आप मुझे बस कंफर्म करो फटाफट। ठीक है, यू गॉट द पॉइंट कि क्यों हम इस चीज की बात कर रहे हैं। यस सर। अब एक बात करते हैं एक्सप्लेनेशन की। एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा है देखो, मैंने आपको बताया था एक सीए के पास दो ऑप्शन है, या तो वो अपनी प्रैक्टिसिंग फर्म खोले, वो प्रैक्टिस करे, या फिर वो एज एन एम्प्लॉय किसी के लिए काम करे। ठीक है सर, अगर मैं किसी के लिए एज एन एम्प्लॉय काम कर रहा हूं तो क्या मैं तब भी सीए इन प्रैक्टिस माना जाऊंगा? द जनरल आंसर इज नो, बट इसकी एक एक्सेप्शन है। इसकी एक एक्सेप्शन है क्या? अ मेंबर हु इज अ सैलरीड एम्प्लॉय ऑफ अ सीए इन प्रैक्टिस, यानी सीए इन प्रैक्टिस का अगर कोई एम्प्लॉय है जो खुद भी सीए है, तो उसको डीम्ड कर लिया जाएगा टू बी इन प्रैक्टिस फॉर द लिमिटेड पर्पस ऑफ ट्रेनिंग द आर्टिकल असिस्टेंट। यानी आर्टिकल असिस्टेंट्स को ट्रेन करने के बेसिक पर्पस के लिए हम उसको सीए इन प्रैक्टिस मान लेंगे। जब भी आप एज एन आर्टिकल असिस्टेंट कोई ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हो, जरूरी नहीं जो आपका प्रिंसिपल है वो उस फर्म का पार्टनर हो, वो उस फर्म का एम्प्लॉय भी हो सकता है, तो आप किसी फर्म के एम्प्लॉय के अंडर भी रजिस्टर हो सकते हो एज एन आर्टिकल असिस्टेंट। एंड दिस इज द पॉइंट दैट दे आर ट्राइंग टू कन्वे कि अगर आप किसी सीए इन प्रैक्टिस के एम्प्लॉय हो तो भी हम आपको सीए इन प्रैक्टिस मान लेंगे, ओनली फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेनिंग अ पर्टिकुलर आर्टिकल। तो सिंपल सी बात है, सीए इन प्रैक्टिस, डीम टू बी इन प्रैक्टिस किसको मानते हैं? डीम टू बी इन प्रैक्टिस वो है जो किसी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाता है, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को सर्टिफाई करता है, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करता है, या फिर इस तरह का कोई काम एक्सेप्ट करता है, भले करता नहीं हो पर एक्सेप्ट कर रहा है इस तरह का काम, या फिर वो किसी को कंसल्टेंसी देता है कि आपको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनाने चाहिए, कैसे इंड एस को अप्लाई करना चाहिए, कैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को अप्लाई करना चाहिए, उसको हम सीए इन प्रैक्टिस बोलते हैं। पर मेन जो चीज है ना वो है क्लॉज 4, सेक्शन 2 सबसेक्शन 2, क्लॉज 4 इज द मेन थिंग। सर क्लॉज 4 में क्या लिखा है? Such other services in the opinion of council are rendered by the CA in practice। ये other services क्या है जिनको भी हम CA in practice वाला मान लेंगे? सर ये है pursuant to section 2 subsection 2 clause 4 council has passed a resolution permitting a CA in practice to render entire range of management consultancy and other services। इन्होंने कहा देखो सिंपल सी बात है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को फाइनेंशियल मैनेजमेंट आता है, वो उसके बारे में सर्विसेज दे सकता है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को पता है अकाउंट्स कैसे बनाए जाते हैं, तो सपोज अगर उसके क्लाइंट को कोई अकाउंटेंट हायर करना है तो वो उस अकाउंटेंट की हायरिंग में मदद कर सकता है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को पता है कि कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे हैं, कैसे कंपनी को अपना आईपीओ लेके जाना चाहिए, तो वो कंपनी के शेयर्स खुद तो प्रमोट नहीं करेगा, बट ही कैन हेल्प द कंपनी इन सेलेक्टिंग द ब्रोकरेज हाउसेज जो उसके प्रमोटर्स की तरह एक्ट कर सकते हैं। तो कई सारी चीजें हैं जो मैनेजमेंट कंसल्टेंसी एंड अदर सर्विसेज में आती है। हमको बस क्या करना है, हमको इनको बस रीड करना है ये समझने के लिए कि ये सब भी सीए इन प्रैक्टिस कर सकता है। सारे बच्चे इस पे गौर करेंगे। सबसे पहले तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्लानिंग एंड फाइनेंशियल पॉलिसी डिटर्मिनेशन, ये वही सब्जेक्ट्स हैं, ये वही टॉपिक्स हैं जो ऑलरेडी आप सीए में पढ़ चुके हो, तो ये सब चीजें आप सीए इन प्रैक्टिस करके भी कर सकते हो। फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्लानिंग एंड फाइनेंशियल पॉलिसी डिटर्मिनेशन, कैपिटल स्ट्रक्चर प्लानिंग एंड एडवाइस रिगार्डिंग फाइनेंस। कैपिटल स्ट्रक्चर प्लानिंग का क्या मतलब हुआ? कितना डेट कितना इक्विटी, डेट इक्विटी रेशियो असाइन करना कि हमको कितना पैसा डेट में चाहिए, कितना पैसा इक्विटी में। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, वर्किंग कैपिटल का मैनेजमेंट का क्या मतलब है? करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज को मैनेज करना। प्रिपेयरिंग प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स एंड फीजिबिलिटी स्टडीज, सपोज आपका क्लाइंट बहुत बड़ा प्रोजेक्ट खड़ा करने चाह रहा है, उसने कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट करा है, उस कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए उसको लोन चाहिए, उस लोन के लिए आप उसको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के दोगे, फीजिबिलिटी स्टडीज बना के दोगे कि ये प्रोजेक्ट कितना सक्सेसफुल होने वाला है। क्या ये सारे काम सीए इन प्रैक्टिस करता है? करता है, और इसी से बहुत सारे पैसे कमाते हैं। देन प्रिपेयरिंग द कैश बजट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट और द स्टेटमेंट ऑफ सोर्सेज एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। इसको पता है आप इंटरमीडिएट में क्या बोलते थे? एफएफएस, फंड फ्लो स्टेटमेंट। याद है आपको बचपन में आप इंटरमीडिएट में क्या चीज पढ़ते थे? फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, ये सारे काम भी एक सीए कर सकता है। बजटिंग इंक्लूडिंग द कैपिटल बजट, रेवेन्यू बजट, तो कैपिटल बजटिंग वाला आप चैप्टर पढ़ते थे जिसमें एनपीवी, आईआरआर, पता नहीं क्या क्या चीजें निकालते थे, तो वो सारी चीजें भी सीए करता है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, मटेरियल हैंडलिंग, स्टोरेज, कितनी इन्वेंट्री वेयर हाउस में पड़ी रहनी चाहिए, हमारे को कितनी इन्वेंट्री फिनिश गुड्स में रखनी है, कितनी इन्वेंट्री रॉ मटेरियल में रखनी है, कितनी वर्क इन प्रोग्रेस में रखनी है, ये सारी चीजें भी सीए बता देता है।
मार्केट रिसर्च एंड डिमांड स्टडीज, आपकी कंपनी कोई प्रोडक्ट लॉन्च करने वाली है, उस प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले आपको यह समझना है कि क्या इस प्रोडक्ट की मार्केट भी है, क्या ये जो प्रोडक्ट है ये मार्केट की नीड्स को कैटर कर पाएगा, क्या इसकी डिमांड है मार्केट में, तो ये काम भी सीए कर सकता है। प्लस आप प्रोडक्ट की डिमांड देख चुके हो मार्केट में, मार्केट इस प्रोडक्ट को एक्सेप्ट भी करेगी, बट अल्टीमेटली इसका प्राइस कितना रखना चाहिए, प्राइस कम रखना चाहिए ताकि लोग पेनेट्रेट कर सके, जैसे जियो ने किया। जियो के पास अच्छी क्वालिटी थी तो उसने कम प्राइस रख के यूजर्स को एक्सेप्टेंस दी, फिर उसने अपना धीरे धीरे प्राइस बढ़ा के एयरटेल के बराबर कर दिया, क्योंकि उसको पता चल गया दैट आई हैव रीच्ड अ क्वालिटी व्हिच इज सेम एज एयरटेल, तो नाउ यूजर्स विल एक्सेप्ट मी। तो ये प्राइस फिक्सेशन एंड ऑल, इसमें भी दिमाग किसका चलता है, हम जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का। अगली चीज, मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम्स, कॉस्ट कंट्रोल, वैल्यूएशन एनालिसिस, ये सब भी काम सीए अच्छे से कर लेता है। पर ये जो मेन सर्विस है ना, पर्सोनल रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, ये कैसे करता है सीए, तो मैं ये भी आपको बताता हूं। सपोज मेरा एक क्लाइंट है, उसको अपने एक अकाउंटेंट हायर करना है। अकाउंटेंट की क्या नॉलेज होनी चाहिए, क्लाइंट को ज्यादा अच्छा पता होगा या उसके सीए को ज्यादा अच्छा पता होगा? सर उसके सीए को अच्छे से पता होगा। तो जो सीए है ना, वो क्या करेगा, वो क्लाइंट को एडवाइस करेगा, वो क्लाइंट को एडवाइस करके ये समझाएगा कि भाई ऐसा बंदा लो जिसको ये क्वालिफिकेशन हो, उसके पास ये एक्सपीरियंस हो। तो वो रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में भी हेल्प कर सकता है। प्लस जो बंदा रिक्रूट और सिलेक्ट होके आ गया ना, उसके इंसेंटिव प्लान्स, उसको कितनी सैलरी मिलनी चाहिए, इसके बारे में भी एडवाइस कर सकता है। ठीक है। मैनेजमेंट और ऑपरेशनल ऑडिट, मैं तो कहता हूं सारे तरह के ऑडिट इसमें कवर हो जाते हैं। मैनेजमेंट और ऑपरेशनल ऑडिट हो गया, यहां पे आ रहा है क्वालिटी ऑडिट, एनवायरमेंट ऑडिट, एनर्जी ऑडिट, ये सारे तरह के ऑडिट हम इनकी सर्विसेज दे सकते हैं। ठीक है। अब आती है बात, क्या मैं एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर बन सकता हूं? द आंसर इज यस। कंपनीज एक्ट में आपका आई थिंक सेक्शन है 247 जो बात करता है वैल्यूएशन की। तो वैल्यूएशन क्या होते हैं ना, जो कंपनी, जो शेयर्स होते हैं, बिजनेस होते हैं, उनके रिगार्डिंग अगर आपको एडवाइस देनी है कि अमेलगमेशन कैसे करनी है, मर्जर कैसे करना है, एक्विजिशन कैसे करना है, उसके लिए सर्विसेज चाहिए होती है रजिस्टर्ड वैल्यूअर की। क्या एक सीए इन प्रैक्टिस रजिस्टर्ड वैल्यूअर का काम कर सकता है? हाँ वो कर सकता है, उसको बस एक आध एग्जाम क्लियर करने की जरूरत है, दैट्स ऑल। वो रजिस्टर्ड वैल्यूअर का भी काम कर सकता है। आपको कंपनी की बिजनेस पॉलिसी बनानी है, प्लानिंग करनी है, डेवलपमेंट करनी है, ये सारे काम भी आप कर सकते हो। एंड याद है आपने एक बहुत ही बढ़िया चीज पढ़ी थी, EIS-SM। यस सर, हमने EIS-SM पढ़ा था। तो ये जो EIS-SM होता है ना, उसमें EDP करके कुछ होता है, तो वो कंप्यूटर रिलेटेड सर्विसेज, सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन, ये सब चीजें भी आप बढ़िया तरीके से कर सकते हो। पर अब जो मैं बात करने वाला हूं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे अच्छे से गौर करना, अच्छे से सुनना जो मैं बात अभी करने वाला हूं। ठीक है, सारे बच्चे मेरे साथ हैं। अभी तक किसी को किसी पॉइंट में कोई डाउट है तो जल्दी से मेरे से पूछ लो। फटाफट फर्स्ट से लेके 18th पॉइंट तक रीड कर लो इनको। फर्स्ट से लेके 18th पॉइंट तक फटाफट सारे बच्चे रीड कर लो और मुझे कंफर्म करो। जैसे ही मेरे पास 5 कंफर्मेशन आ जाएगी, हम इसको रिज्यूम कर देंगे। जल्दी से इसको रीड करो जो अभी तक हमने डिस्कस किया। आई थिंक इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसको बस आपने रीड करना है, कुछ 18 पॉइंट्स याद नहीं करने हैं। ठीक है, मेरे पास 2 डन आ चुके हैं। फटाफट सारे बच्चे मुझे बताओ, 2 डन आ चुके हैं, 3। हाँ, तो मानस का क्वेश्चन है कि क्या अगर मैं ये सारी सर्विसेज दे रहा हूं तो मेरे पे सीए वाली रिस्ट्रिक्शंस एप्लीकेबल होंगी? यस, वो एप्लीकेबल होंगी, बट एक चीज और बताता हूं आपको ना, ये कहा जाता है कि आप सीए इन प्रैक्टिस हो ना, तो आप कोई और प्रोफेशन या बिजनेस नहीं कर सकते। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं सीए इन प्रैक्टिस हूं तो क्या मैं रजिस्टर्ड वैल्यूअर बन सकता हूं? सारे बच्चे मुझे बताओ, अगर मैं एक सीए इन प्रैक्टिस हूं तो क्या मैं रजिस्टर्ड वैल्यूअर बन सकता हूं? क्या ये तो नहीं माना जाएगा कि मैं कोई सेपरेट प्रोफेशन कर रहा हूं? अगर मैं एक सीए इन प्रैक्टिस हूं तो क्या मैं पर्सनल रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन की सर्विसेज दे सकता हूं? क्या ये तो नहीं माना जाएगा कि मैं कोई सेपरेट बिजनेस और प्रोफेशन कर रहा हूं? अगर मैं सीए इन प्रैक्टिस हूं, ठीक है, तो क्या मैं किसी अपने क्लाइंट के लिए इन्वेंट्री मैनेजमेंट, मटेरियल हैंडलिंग और स्टोरेज का काम कर सकता हूं? हाँ, मैं कर सकता हूं।
तो इन सब केसेस में मैं सीए इन प्रैक्टिस की तरह ये सारे काम भी कर सकता हूं। दो चीजें हैं, ठीक है। तो ये सारी सर्विसेज में रेंडर कर सकता हूं एज अ सीए इन प्रैक्टिस। मेन पॉइंट तो ये भी है इसमें, ठीक है। तो इसको इस नजरिए से भी आप देख सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं एक्टिंग एज अ एडवाइजर और कंसल्टेंट टू एन इशू। सर इशू का क्या मतलब है? दिक्कत नहीं, ये वो वाला इशू नहीं है। इशू की बात हो रही है, इशू ऑफ शेयर्स। यहां पे आप इशू ऑफ शेयर्स की बात करो कि कल को आपकी आप जिस कंपनी के साथ जुड़े हो वो कंपनी अपना मार्केट में आईपीओ लेके आ रही है। तो जब वो कंपनी अपना आईपीओ लेके आएगी तो उसको प्रोस्पेक्टस बनानी पड़ेगी, उसको मेमोरेंडम बनाना पड़ेगा। तो आप कंपनी के साथ एडवाइजर बन सकते हो कि प्रोस्पेक्टस कैसे बननी चाहिए, मेमोरेंडम कैसे बनना चाहिए फॉर द प्रोस्पेक्टस। प्लस आप उसकी फाइलिंग वगैरह में भी हेल्प करा सकते हो, ड्राफ्टिंग एंड फाइलिंग ऑफ लिस्टिंग एग्रीमेंट एंड फॉर्मेलिटीज विद द स्टॉक एक्सचेंज एंड सेबी। ये सारी चीजों में आप कंपनी की हेल्प कर सकते हो। प्लस जब भी किसी कंपनी का आईपीओ आता है तो वो आईपीओ के बारे में सबको कैसे पता चल जाता है? सर इसके बारे में पता है हम सबको कैसे पता चलता है? बिकॉज कंपनी स्पेंड करती है पब्लिसिटी में। वो यूट्यूबर्स को पैसे देती है कि हमारे आईपीओ के बारे में आप अपने सब्सक्राइबर्स को बताइए। वो बड़े बड़े जो स्टॉक मार्केट के चैनल्स होते हैं जैसे सीएनबीसी हो गया, जी बिजनेस हो गया, उनको पैसे देती है ताकि आप हमारे स्टॉक इशू के बारे में आप लोगों को बताइए। तो इसके लिए पूरा पब्लिसिटी बजट बनाया जाता है। इस पब्लिसिटी बजट की प्रिपरेशन में कौन हेल्प करता है? एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है। प्लस एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ही एडवाइस करता है रिगार्डिंग द अरेंजमेंट्स फॉर द सिलेक्शन ऑफ, ये बात याद रखना, वो सिलेक्शन में हेल्प कर रहा है किसकी? एड मीडिया की। सेंटर्स फॉर होल्डिंग द कॉन्फ्रेंसेज ऑफ ब्रोकर्स, बैंकर्स टू द इशू, कलेक्शन सेंटर्स जहां पे पैसा कलेक्ट होगा, ब्रोकर्स टू द इशू, अंडर राइटर्स और अंडर राइटिंग अरेंजमेंट। इन सब की सिलेक्शन में हेल्प करना है। मैं फिर से बोल रहा हूं, ये सारे काम सीए नहीं कर रहा, इनकी सिलेक्शन में हेल्प कर रहा है। एड मीडिया की सिलेक्शन में, ब्रोकर्स की सिलेक्शन में, कॉन्फ्रेंस हॉल की सिलेक्शन में, अंडर राइटर की सिलेक्शन में, कलेक्शन सेंटर्स की सिलेक्शन में, ये सारों की सिलेक्शन में हेल्प कर रहा है। पर ये सारे काम सीए नहीं करेगा, ये बात याद रखना। सीए ब्रोकर नहीं बन सकता, सीए अंडर राइटर नहीं बन सकता। अगली चीज, अगेन एडवाइस रिगार्डिंग द सिलेक्शन ऑफ एजेंसीज कनेक्टेड विद द इशू, नेमली रजिस्ट्रार्स टू इशू, प्रिंटर्स और एडवर्टाइजिंग एजेंसी। क्या सीए खुद प्रिंटिंग का काम करेगा? द आंसर इज नो। क्या सीए खुद एडवर्टाइजिंग एजेंसी चलाएगा? द आंसर इज नो। वो इनकी सिलेक्शन में हेल्प करेगा, ये काम खुद नहीं करेगा। प्लस क्या जब शेयर्स का इशू हो जाता है उसके बाद सीए का काम खत्म? द आंसर इज नो। उसके बाद भी उसको फॉलो अप स्टेप्स करने, लाइक लिस्टिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स एंड डिस्पैच ऑफ सर्टिफिकेट्स एंड रिफंड। रिफंड का क्या मतलब है? किसी ने आईपीओ के लिए अप्लाई किया बट उसको आईपीओ लगा नहीं तो उसका पैसा रिफंड हो जाता है। क्या ये बात क्लियर है? हाँ सर ये बात क्लियर है। मैं आपको एक एक्सप्लेनेशन बता देता हूं कि सीए को पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, अंडर राइटिंग और ब्रोकिंग सर्विसेज परमिटेड ही नहीं है। इसको याद करने का सबसे आसान तरीका, सीए को पब में जाना अलाउड नहीं है। सर पब में जाना मतलब उसको ना तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट अलाउड है, ना अंडर राइटिंग सर्विसेज अलाउड है, ना ब्रोकिंग सर्विसेज अलाउड है। ठीक है, क्या ये बात क्लियर है? सर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज का ना एग्जांपल बताओ, समझाओ होता क्या है। तो आपके क्लाइंट के पास ढेर सारा पैसा पड़ा है, उसके पास करोड़ों रुपए पड़े हैं और आपने उसको बोला ये करोड़ रुपए आप मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, मैं इसको अलग अलग एसेट्स में इन्वेस्ट करूंगा। मैं कुछ पैसा इक्विटी में लगाऊंगा, कुछ पैसा सिल्वर में लगाऊंगा, कुछ पैसा मैं गोल्ड में लगाऊंगा, कुछ पैसा मैं रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में लगाऊंगा एंड कुछ पैसा मैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड में लगाऊंगा, कुछ पैसा मैं ईपीएफ में लगाऊंगा। अलग अलग उसने अपने फंड्स बना लिए, डाइवर्सिफाई कर दिया पूरा पोर्टफोलियो। तो अब जो रिटर्न्स आ रहे हैं वो रिटर्न्स वो अपने क्लाइंट को ट्रांसफर करता है। इसको बोलते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस। एक सर्विस होती है कि पैसा क्लाइंट के पास ही रहेगा पर मैं क्लाइंट को एडवाइस कर रहा हूं, सर आपको ना अपना थोड़ा पैसा इंडेक्स फंड में लगाना चाहिए, आपको अपना थोड़ा सा पैसा ना ईएलएसएस में लगाना चाहिए, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम में। क्या ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस है या मैं अपने क्लाइंट को इन्वेस्टमेंट काउंसलिंग दे रहा हूं? सारे बच्चे मुझे बताओ, क्या दोनों चीजों में डिफरेंस समझ आ रहा है? पहली वाली जो सर्विसेज थी उसमें मैंने क्लाइंट से पैसा लेके खुद अलग अलग जगह पैसा लगाया है। दूसरी वाली सर्विस में मैं क्लाइंट को सिर्फ एक एडवाइस दे रहा हूं कि आपको अपना पैसा ऐसे ऐसे लगाना चाहिए। आर यू गेटिंग द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू कन्वे? तो पहली वाली जो चीज है ना जिसमें मैं क्लाइंट से पैसा लेके अलग अलग सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर रहा हूं उसको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस कहते हैं एंड दैट इज नॉट अलाउड। पर जो सेकंड सर्विसेज है जहां पे मैं उसको काउंसलिंग दे रहा हूं कि भाई आपको पैसा अपना इस सिक्योरिटीज में लगाना चाहिए या वहां लगाना चाहिए, उसको हम इन्वेस्टमेंट काउंसलिंग कहते हैं एंड वो हमको अलाउड है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। इन्वेस्टमेंट काउंसलिंग सर्विसेज अलाउड, इन्वेस्टमेंट काउंसलिंग हमको अलाउड है। बट अगर मैं बात करूं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट हमको अलाउड नहीं है। राइट? क्या ये बात समझ आ गई? हाँ सर ये बात समझ आ गई, हमको कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब अगली बात पे आओ सर, क्या मैं किसी कंपनी का रजिस्ट्रार टू एन इशू बन सकता हूं? बन सकता हूं, इसको स्टार भी मार्क कर लो।
रजिस्ट्रार टू एन इशू फॉर ट्रांसफर ऑफ शेयर्स एंड अदर सिक्योरिटीज में बन सकता हूं। मैंने आपको बताया कोई सा भी ऑडिट हो हम कर लेंगे, क्वालिटी ऑडिट हो, एनर्जी ऑडिट हो, इन्वायरमेंट ऑडिट हो, हम कर लेंगे। एनर्जी ऑडिट का क्या मतलब है? जो पावर रिलेटेड कंपनीज होती है ना, पावर कंपनीज, पावर हाउस, इन कंपनीज की बिजली की बहुत चोरी होती है, इनकी कंजम्पशन की खराबी हो जाती है, तो कई बार इनको एनर्जी ऑडिट कराना पड़ता है कि हमारा एनर्जी ठीक से चल रहा है कि नहीं चल रहा। कई बार इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज होते हैं, उनकी देखनी पड़ती है एनर्जी कंजम्पशन कितनी चल रही है, तो वो सारी ऑडिट वगैरह भी ये लोग करते हैं। इन्वायरमेंट ऑडिट का क्या मतलब है? कार्बन एमिशंस, आप जो मशीनरी रन कर रहे हो वो मशीनरी कितना कार्बन एमिट कर रही है, ये सबका ऑडिट भी सीए लोग आजकल करने लग गए हैं। अब एक बात बताओ, बैंकिंग सेक्टर में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? सर बैंकिंग सेक्टर में सबसे बड़ी दिक्कत है एनपीएस की। विजय माल्या जैसे लोग पैसा लेके यूके भाग जाते हैं और यहां पे एनपीए आ जाता है, तो एक बात बताओ, इनसे पैसा कौन रिकवर करवाएगा, कौन वसूली भाई बनेगा? तो मैंने कहा सिंपल सी बात है, इसके रिकवरी कंसल्टेंट भी सीए बन सकते हैं। बैंकिंग सेक्टर्स की हेल्प करने के लिए, बैंकिंग सेक्टर की हेल्प करने के लिए रिकवरी कंसल्टेंट वाली सर्विस भी सीएस को अलाउड कर दी गई है। इसको भी आप स्टार मार्क कर लो, ये भी आपको काफी ज्यादा काम आएगी कि ये काम भी सीएस को अलाउड है। प्लस मैंने आपको क्या बोला था कि सर सीए कांट बी अ ब्रोकर, बट एक बात बताऊं, सीए कैन डू इंश्योरेंस ब्रोकरेज। वो इंश्योरेंस ब्रोकरेज कर सकता है, तो इसको भी स्टार मार्क कर लो। क्या सीए ब्रोकर बन सकता है? द आंसर इज नो। बट क्या सीए इंश्योरेंस ब्रोकरेज कर सकता है? द आंसर इज यस। हम इंश्योरेंस ब्रोकरेज कर सकते हैं। ब्रोकर होता है शेयर्स का, सिक्योरिटीज का, उन सब चीजों का, बट जब बात आती है इंश्योरेंस ब्रोकरेज की, तो ये काम सीए कर सकता है। अगली चीज, आपने इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 पढ़ा है, उसमें क्या मैं इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बन सकता हूं एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट? द आंसर इज यस। क्या मैं अपने क्लाइंट को एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज दे सकता हूं? द आंसर इज यस। ये सारी चीजें ही प्रैक्टिस का पार्ट बन जाती हैं। क्या ये बात क्लियर है? हाँ सर ये बात क्लियर है। बट एक बात और, अगर मैं आर्म्ड फोर्सेस के साथ सर्विस करता हूं, अगर मैं आर्म्ड फोर्सेस को अपनी सर्विसेज देता हूं, सर आर्म्ड फोर्सेस यानी आर्मी, तो क्या अगर मैं आर्मी को अपनी सर्विसेज दे रहा हूं, एज अ पर्सन मैं उनको अपनी सर्विसेज दे रहा हूं, तो क्या मैं अपना मेंबर इन प्रैक्टिस माना जाऊंगा? यस, इट विल बी डीम्ड टू बी अ मेंबर इन प्रैक्टिस इफ ही रेंडर्स सर्विस विद आर्म फोर्सेस। इसको बस आप रीड कर लो, कल को इस पे कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपको ये बात भी पता होनी चाहिए। राइट, पूजा जी ने बोला क्या ये सारे पॉइंट्स अगर सीए कर रहा है तो उसको डीम टू बी इन प्रैक्टिस माना जाएगा? द आंसर इज यस। अगर ये सारी सर्विसेज मैं एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट दे रहा हूं, तो आई विल बी डीम टू बी इन प्रैक्टिस। इसको मैं डीम टू बी इन प्रैक्टिस ही मानूंगा, along with the points that I covered before, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, समझाना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाने हैं, उन सब सर्विसेज के साथ जब मैं इन सर्विसेज को जोड़ूंगा तो डीम टू बी इन प्रैक्टिस ही माना जाएगा। बिल्कुल सही। इन्वेस्टमेंट काउंसलिंग में पैसा किसके पास रहेगा? तो क्लाइंट के पास पैसा रहेगा, वो पैसा हमारे पास नहीं रहेगा। हम सिर्फ काउंसलिंग दे रहे हैं कि आपका पैसा आपको कहां कहां लगाना चाहिए, एंड दैट इज अलाउड, उसमें कोई भी गड़बड़ की बात नहीं है। क्या ये बातें क्लियर हैं शैतान बच्चों? आर दीज पॉइंट्स क्लियर? फटाफट बताओ मुझे। एक क्वेश्चन क्वेश्चन करोगे? जल्दी से बताओ, एक क्वेश्चन कराऊं तुमको मस्त वाला। एक मस्त क्वेश्चन करें? वांट टू डू अ क्वेश्चन? यस सर, करवाओ। सर आज आप उनको क्वेश्चन करा दो। लिखो, सारे बच्चे लिखो, पी अ सीए इन प्रैक्टिस प्रोवाइड्स मैनेजमेंट कंसल्टेंसी। सारे बच्चे लिखेंगे क्वेश्चन, एंड other services to his client. Looking for the growing needs of the client to invest in the stock markets, he also advised them on portfolio management services.
portfolio management services, whereby he managed entire portfolio of his clients. Is P guilty of professional misconduct? इज पी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट? सारे बच्चे क्वेश्चन लिखो, उसके बाद हम आंसर डिस्कस करते हैं। जैसे ही क्वेश्चन लिख लो मुझे कंफर्म करना, देन आई विल टॉक अबाउट द आंसर, कि आंसर आपने कैसे लिखना है। बच्चों ने बोला नॉट अलाउड, गिल्टी। बहुत बढ़िया, यस ही इज गिल्टी, गुड। अब हम इस बात को लिखेंगे कैसे कि दैट ही इज गिल्टी? क्या मैं सीधा आंसर में लिख सकता हूं यस पी इज गिल्टी? क्या मैं डायरेक्टली ये आंसर लिख सकता हूं? द आंसर इज नो। जहां मैंने सिर्फ यस पी इज गिल्टी लिख दिया, इंस्टीट्यूट मुझे 0 मार्क्स दे देगा। इंस्टीट्यूट मुझे 0 मार्क्स दे देगा, मुझे 1 नंबर भी नहीं देगा अगर मैंने सिर्फ ये लिख दिया यस पी इज गिल्टी। तो सबसे पहले मुझे कोट करना पड़ेगा सेक्शन 2 सब सेक्शन 2 क्लॉज 4 ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949 allows states, ऐसे लिखो, states that if a CA renders such services as may be prescribed by the council, he shall be deemed to be in practice. Council of ICI has allowed entire range of management consultancy and other services. It has specifically prohibited a CA in practice to render portfolio management services पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, इसके साथ क्या क्या था? पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के साथ और कौन सी 2 सर्विसेज थी? जल्दी बताओ मुझे। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के साथ और कौन सी 2 सर्विसेज थी? सारे बच्चे मुझे बताओ। व्हाट वर द अदर 2 सर्विसेज जो स्पेसिफिकली प्रोहिबिट कर रखी है आईसीआई ने? कौन सी और 2 सर्विसेज हैं जो आईसीआई ने प्रोहिबिट कर रखी है? पोर्टफोलियो मैनेजमेंट तो मैंने लिख दिया। बताओ बताओ बताओ, कौन सी और 2 सर्विसेज हैं? जल्दी बताओ, देखते कौन सा बच्चा सबसे पहले बताता है। हम्म हम्म बताओ जी बताओ। कितने मिनट का लैग चल रहा है ये?
हाँ, अब आई बात। यश ने बिल्कुल सही बताया सर, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, अंडर राइटिंग एंड ब्रोकरेज। मैंने आपको बोला नहीं था? मैंने क्या बोला था सर? आपको पब में जाना अलाउड नहीं है, राइट? तो यहां पे आएगा अंडर राइटिंग एंड ब्रोकरेज सर्विसेज। फिर आपने ये क्लॉज लिख दिया पूरा का पूरा, अब लिख दो सिंस P is providing portfolio management services along with other services, he is guilty of professional. Yes, Shreya, I am getting your message. Guilty of professional misconduct, right? He is guilty of professional misconduct. इस तरह से आपने आंसर लिखना है, एंड जो कीवर्ड्स हैं उनको आप अंडरलाइन करोगे। सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 क्लॉज 4 ये आप अंडरलाइन करोगे। फिर उसके बाद आप करोगे मैनेजमेंट कंसल्टेंसी एंड अदर सर्विसेज को अंडरलाइन, बिकॉज दिस इज द अनदर कीवर्ड। फिर आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, अंडर राइटिंग और ब्रोकिंग सर्विसेज को अंडरलाइन करोगे कि ये सर्विसेज प्रोहिबिटेड है। एंड लास्ट में आप लिखोगे दैट पी इज गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। जैसे ही एग्जामिनर को ये 4-5 चीजें दिख जाएंगी, वो आपको 4 में से 4 नंबर दे देंगे। Got the point? Can I get a thumbs up from you all and then we can move ahead? ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया हमको आंसर किस तरह से लिखने हैं। कंफर्म करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया, चलो नाउ लेट्स रीड दिस इंपॉर्टेंट नोट। ठीक है, अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है जिसके बारे में हम सबको पता होना चाहिए। मैं आपको एक बढ़िया सी कहानी सुनाऊंगा, ठीक है? पहले आप मेरी कहानी सुनो, अभी इसकी तरफ मत देखना। मैं आपको एक बात बताऊंगा, अपनी कहानी सुना रहा हूं, ठीक है? बचपन में जब स्कूल में मैं था तो मैं बड़ा ही शैतान बच्चा था, ठीक है? कई बार टीचर मुझे क्लास से बाहर निकाल देती थी, और मतलब आई वॉज अ वेरी नोटोरियस गाय, ठीक है? बहुत परेशान करता था मैं अपने टीचर को, अपने दोस्तों के साथ मिलकर हम बहुत शैतानी करते थे। और हमको पनिशमेंट भी ज्यादा परेशानी वाली नहीं मिलती थी, मतलब ऐसा नहीं होता था कि हमको हाथ पे स्केल मारा जा रहा है या ये सब हो रहा है। हमको सिर्फ क्लास के ना बाहर खड़ा कर दिया जाता था। और जब क्लास के बाहर खड़ा कर दिया जाता था ना, और लोग ऐसे आसपास ऐसे चलते हुए जा रहे थे, आते जाते रहते थे लोग, क्या था मतलब बाकी टीचर्स और बच्चे, उनको देख के ना काफी मतलब ऐसा लगता था यार ये तो पनिशमेंट मिली है तो अच्छा नहीं लगता था, ठीक है? फिर हम में से ना एक दोस्त था, जब उसको बाहर निकाल दिया जाता था ना, तब भी ना वो चैन से नहीं बैठता था, कुछ ना कुछ हरकतें करता रहता था। हम उसको यही बोलते थे, यार जब पनिशमेंट मिली है ना, एटलीस्ट तब तो ठीक से बिहेव कर। जब आपको पनिशमेंट दी गई है, आपको पनिशमेंट किस लिए दी जाती है? ताकि आप रियलाइज करो कि आपने कोई मिस्टेक करी है। बट अगर आपको पनिशमेंट दी गई है, उसके बाद भी आप गलतियां करते जा रहे हो, तो इसका मतलब सिंपल सी बात है, आप सही इंसान नहीं हो, आप बहुत ही गलत हो। यही बात आईसीआई ने भी समझाने की कोशिश करी। कब आईसीआई आपका मेंबरशिप नंबर ले लेती है? आपको पता है आईसीआई आपका मेंबरशिप नंबर कब कैंसिल कर देती है? सर, अगर हमारी कोई डिसेबिलिटी हो जाती है अंडर सेक्शन 8, या फिर कोई इंप्रिजनमेंट हो जाती है, या फिर हम अब मेंबरशिप फीस पे नहीं करते, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जिस वजह से आपका मेंबरशिप नंबर लेट से कैंसिल कर दिया जाए या आपको सस्पेंड कर दिया जाए फ्रॉम मेंबरशिप। अगर आपको सस्पेंड कर दिया गया है फ्रॉम मेंबरशिप, क्या उसके बाद आपको आईसीआई की सुननी चाहिए या नहीं सुननी चाहिए? सर, हमको आईसीआई की सुननी चाहिए। आईसीआई कहते हैं जब आपको मेंबरशिप से सस्पेंड कर दिया जाए ना, तो आप कोई वो सर्विस नहीं दे सकते जो आप दे सकते होते अगर आप सीए मेंबर होते, अगर आपके पास वो मेंबरशिप नंबर होता। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आज मैं सीए हूं, तो मैं अपने क्लाइंट के बिहाफ पे इनकम टैक्स अथॉरिटीज को, अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर सकता हूं। बट अगर मेरा मेंबरशिप नंबर कैंसिल कर दिया गया है, मेरे को सस्पेंड कर दिया गया है, तो क्या उस टाइम पे मैं ये सर्विस दे सकता हूं? आईसीआई कहता है नहीं। एक इंसान ने ऐसा किया, उसका सस्पेंड कर दिया गया था मेंबरशिप नंबर, फिर भी सुधरा नहीं, वो चला गया अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट करने टैक्स अथॉरिटीज के आगे। तो आईसीआई ने कहा यार फिर हमारा सस्पेंड करने का फायदा क्या हुआ? अगर हमने आपको सस्पेंड किया है फ्रॉम मेंबरशिप,
तो आपको अब शांति से बैठना चाहिए। जिस पीरियड के लिए सस्पेंड किया है आपकी वो पनिशमेंट है। आपको पनिशमेंट वाले टाइम पे तो कम से कम हमारी बात सुननी चाहिए। अगर आप फिर भी नहीं सुनोगे तो हम उसको बोलते हैं प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। यही बात यहां पे लिखी हुई है, आओ मिलके पढ़ते हैं। यहां पे जो चीज लिखी हुई है, A CA whose name has been removed from the membership of professional or other misconduct। आपने एक गलती की थी जिस वजह से आपका जो नाम है वो मेंबरशिप से रिमूव कर दिया गया। ड्यूरिंग सच पीरियड ऑफ रिमूवल, जिस पीरियड के लिए आपका नाम रिमूव किया गया है, आप अपीयर नहीं करोगे बिफोर द वेरियस टैक्स अथॉरिटीज और अदर बॉडीज बिफोर whom you could have appeared in your capacity as a member of ICI। यानी जब आप मेंबर ऑफ आईसीआई थे तो जिनके आगे तब आप अपीयर कर सकते थे, आप उनके आगे कोई अपीयरेंस नहीं दोगे जब आपका मेंबरशिप नंबर कैंसिल कर दिया जाए या आपकी मेंबरशिप ले ली जाए। बिकॉज वंस अ पर्सन बिकम्स अ मेंबर ऑफ आईसीएआई ही इज बाउंड बाय द प्रोविजंस ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 एंड इट्स रेगुलेशंस। इन्होंने कहा देखो सिंपल सी बात है, आपकी जो आइडेंटिटी है ना अब वो चार्टर्ड अकाउंटेंट की बन चुकी है। आपकी कोई और आइडेंटिटी नहीं हो सकती अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। यानी एक बार आप सीए के मेंबर बन गए, आप आईसीआई के मेंबर बन गए तो उसके अलावा आपकी कोई आइडेंटिटी नहीं है। और एक बार आप आईसीआई के मेंबर बन गए देन यू आर बाउंड बाय द प्रोविजंस ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 एंड इट्स रेगुलेशंस। जो सीए एक्ट 1949 कहेगा आपको मानना पड़ेगा। आपको सही लगे या गलत उससे फर्क नहीं पड़ता, बट वो चीज आपको माननी पड़ेगी। और अगर आपकी मेंबरशिप सस्पेंड कर दी गई है, आप किसी भी टैक्स अथॉरिटी के आगे रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकते। क्या ये बात क्लियर है? हाँ सर ये बात क्लियर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। Sir, if that chartered accountant is a lawyer also, then he will not be able to pursue that profession also during that suspension period। I am asking। देखो सिंपल सी बात है हमेशा, प्रैक्टिकली डेफिनेटली ही कैन डू इट बिकॉज वो एक लॉयर है, उसकी एक आइडेंटिटी है बीइंग अ लॉयर। अगर उसको किसी के आगे रिप्रेजेंटेशन करना है तो आपको एक बात पता है, अगर आपको एज अ लॉयर किसी के आगे रिप्रेजेंटेशन करना है तो आपके पास वो बार काउंसिल का वो सर्टिफिकेट वगैरह होना चाहिए। एंड एक बात आप समझ लो कि अगर आप लॉ की प्रैक्टिस कर रहे हो, आप एज अ लॉयर प्रैक्टिस कर रहे हो, तो फिर वो सीए की प्रैक्टिस आप साथ साथ ऐसे नहीं कर सकते। एक चीज कर सकते हो, या तो सीए इन प्रैक्टिस करो या लॉ की प्रैक्टिस करो। आप डिग्री दोनों की होल्ड कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप दोनों प्रैक्टिसिंग साथ साथ नहीं चला सकते, तो कहीं ना कहीं वो गड़बड़ हो जाएगी। आप दोनों डेजिग्नेशन भी यूज नहीं कर सकते, आपको ये भी बात पता होनी चाहिए। मैं सीए के साथ साथ एडवोकेट वाली डेजिग्नेशन यूज नहीं कर सकता, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं एक लॉयर हूं, अगर मेरे को अपॉर्चुनिटी मिलती है कि मैं किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटीज के आगे जा सकता हूं बीइंग अ लॉयर, मैं जाऊंगा। प्रैक्टिकली इट इज पॉसिबल। बट आईसीआई क्या करता है ना, आईसीआई आपको सिंपल सी बात है क्वेश्चन देगा, वो ये सारी चीजें डालेगा ही नहीं, वो ये तड़का लगाएगा ही नहीं। जैसा तड़का आपने अभी लगाया ना, ये तड़का आईसीआई नहीं लगाता। आईसीआई सिंपल सी बात बोलता है, एक सीए था, उसका मेंबरशिप सर्टिफिकेट सस्पेंड कर दिया गया था, उसका मेंबरशिप सर्टिफिकेट कैंसिल करा गया था, पर उसने टैक्स अथॉरिटीज के आगे रिप्रेजेंटेशन दे दी। क्या उसने सही किया? आप लिखोगे नहीं, बिल्कुल गलत किया। बिकॉज वंस अ पर्सन बिकम्स अ मेंबर ऑफ आईसीआई ही इज बाउंड बाय द प्रोविजंस ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 एंड इट्स रेगुलेशंस। So, during the period when his membership certificate has been suspended or cancelled, he can't appear before the tax authorities। सिंपल सी बात है। और जो भी पर्सन का नाम लिखा है आप उसको गिल्टी लिख दोगे। इज दैट पॉइंट क्लियर? सारे बच्चे मुझे बताओ एंड देन वील मूव अहेड। एंड इसके बाद एक छोटी सी चीज और है, क्या कोई कंपनी प्रैक्टिस कर सकती है एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट? हमने सेक्शन 141 में पढ़ा था इंटरमीडिएट में, मैं बताता हूं क्या पढ़ा था। सेक्शन 141 सब सेक्शन 3 में हमने पढ़ी थी डिस्क्वालिफिकेशंस ऑफ बीइंग एन ऑडिटर। क्या आप ऑडिटर बन सकते हो किसी कंपनी के अगर आप एक बॉडी कॉर्पोरेट हो? द आंसर इज नो। बॉडी कॉर्पोरेट को मना किया गया था, आपने बॉडी कॉर्पोरेट को मना किया गया था, बट याद है आपने उसमें एक एक्सेप्शन दी थी, वो थी एलएलपी की, कि आप एलएलपी को एज एन ऑडिटर बना सकते हो। आप एलएलपी को तो एज एन ऑडिटर बना सकते हो, पर अब क्वेश्चन क्या है, कंपनीज तो नहीं बन सकती एज एन ऑडिटर, वो कंपनीज तो प्रैक्टिस ही नहीं कर सकती एज अ सीए। बट अगर कोई एलएलपी है वो कर सकती है। बट ऐसा भी तो हो सकता है एलएलपी का एक पार्टनर पता है क्या है? वो कंपनी है। तो क्या अब ये जो एलएलपी है जिसका एक पार्टनर कंपनी है, क्या ये प्रैक्टिस कर सकती है? द आंसर इज नो। इफ LLP has company as a partner, LLP का पार्टनर कंपनी है, then it can't engage in practice, वो भी प्रैक्टिस में एंगेज नहीं कर सकते। तो अगर मैं बात करूं कंपनी की, तो क्या कंपनी प्रैक्टिस कर सकती है? सारे बच्चे बोलो नो सर, कंपनी प्रैक्टिस नहीं कर सकती। बोलो, कंपनी प्रैक्टिस नहीं कर सकती एज अ सीए। LLP कर सकती है? कर सकती है। बट क्या अगर LLP का एक पार्टनर कंपनी है, मान लो LLP में 4 पार्टनर है, A, B, C और D लिमिटेड, क्या ये एलएलपी प्रैक्टिस कर सकती है? द आंसर इज नो, बिकॉज इसका एक पार्टनर कंपनी है। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा अगर कोई एलएलपी कंपनी को पार्टनर रख के प्रैक्टिस कर रही है तो इनडायरेक्टली कंपनी प्रैक्टिस कर रही है? आ रही है फील?
आ रही है वो वाली फील? हाँ सर वो वाली फील आ रही है। तो सिंपल सी बात है ना, जब कंपनी प्रैक्टिस नहीं कर सकती तो वो किसी एलएलपी का पार्टनर बन के भी प्रैक्टिस नहीं कर सकती। सिंपल सी बात ये है, ठीक है। अब आते हैं हमारे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जिसका नाम है ब्रांच ऑफिस। ब्रांच ऑफिस की बात करते हैं फटाफट से। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सारे बच्चे इधर देखेंगे। मुझे अब आपका बहुत इंपॉर्टेंट अटेंशन चाहिए, लास्ट के 10-15 मिनट की क्लास रह गई है, अभी मुझे आपका राइट, बिकॉज इट हैज अ लिमिटेड लाइबिलिटी फीचर। रीजन का आई कांट बी श्योर श्रेया कि क्यों ऐसा है कि लिमिटेड लाइबिलिटी है। बेसिकली कंपनी इज ना आर्टिफिशियल पर्सन, वो एक बॉडी कॉर्पोरेट है, वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है। आप कभी भी आर्टिफिशियल पर्सन को ना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते वो प्रोफेशनल जजमेंट एक्सरसाइज करेगा। लॉजिकली तो इसका ये रीजन है, बाकी लिमिटेड लाइबिलिटी और ये सारी चीजें तो चलती हैं। मेन चीज है वो आर्टिफिशियल पर्सन है। हाउ कैन यू एक्सपेक्ट एन आर्टिफिशियल पर्सन टू एक्सरसाइज प्रोफेशनल जजमेंट? गेम वो है सारा सारा। अभी ब्रांच ऑफिस पे आओ, सारे बच्चे अभी ब्रांच ऑफिस पे आएंगे, इधर आओ। ये जो टॉपिक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आएगा, मैं बता रहा हूं तुमको। दिस विल अपीयर इन योर क्वेश्चन पेपर। आज मैं पेपर लीक कर दूंगा सारा का सारा, चिंता मत करो। सारे बच्चे इस पे आ जाओ जल्दी से, ब्रांच ऑफिस पे। आर यू देयर? फटाफट मुझे कंफर्म करो। मेरी वाटर बॉटल कहां गई? अरे मेरी बॉटल कहां यार, ऊपर छूट गई। चलो कोई बात नहीं, सारे बच्चे ब्रांच ऑफिस पे आओ फटाफट। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये ध्यान से सुनना है आपने। आओ जाओ, बस इतना सा ही एक करना है हमको और कुछ भी नहीं। यस वी आर हियर, चलो बहुत बढ़िया। अब मैं आपसे कुछ सवाल जवाब करूंगा, आपने ना आपने मेरे साथ बिल्कुल बने रहना है, ठीक है। टुडेज क्लास इज अमेजिंग, एंजॉयड स्टडिंग, बहुत बढ़िया। अभी तो और मजा आएगा आपको, जुड़े रहो बस। आओ, इधर देखो, इधर देखो। ब्रांच ऑफिस, ठीक है, ब्रांच ऑफिस क्या है ये कॉन्सेप्ट, समझते हैं इसको। मैं आपको एक बढ़िया सी फिर से स्टोरी सुना रहा हूं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, मैं एक सीए इन प्रैक्टिस हूं, ठीक है। मेरा ऑफिस है दिल्ली के लक्ष्मी नगर में। दिल्ली के लक्ष्मी नगर में मेरा एक बहुत ही बढ़िया ऑफिस है सीए का, मैंने अपना एक प्रैक्टिसिंग ऑफिस खोल रखा है, ठीक है। अब अगर मैंने अपना ऑफिस खोला है एज अ सीए इन प्रैक्टिस, क्या मुझे ऑफिस पे बैठना चाहिए या मैं इसको आर्टिकल्स के हवाले कर सकता हूं? सर आर्टिकल्स के हवाले करोगे तो ऑफिस 2 दिन में बंद हो जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल सही। इसको और अच्छा तरीका बोला जाए तो कहीं ना कहीं अगर मुझे अपनी ऑडिट की क्वालिटी मेंटेन करनी है या मुझे अपनी सर्विसेज की क्वालिटी मेंटेन करनी है तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का बैठा होना जरूरी है एक ऑफिस में। बिल्कुल सर सही बात है। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं सेम बिल्डिंग में, एक ऑफिस मेरा फर्स्ट फ्लोर पे है और एक ऑफिस मेरा सेकंड फ्लोर पे है, क्या मैं क्वालिटी फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर वाले की मेंटेन कर सकता हूं? हाँ सर आप कर सकते हो। थोड़ा टाइम आप फर्स्ट फ्लोर पे रहोगे, थोड़ा टाइम आप सेकंड फ्लोर पे जाके देखोगे तो काम ठीक से चलता रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो आपने एक बात बोली कि अगर मेरा ऑफिस एक ही अकोमोडेशन में होगा, वन अकोमोडेशन कह लो या वन बिल्डिंग कह लो, तो एक सीए अगर बैठा हो वहां पे तो बात चल जाएगी, तो काम चल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ सर तो काम चल जाएगा। दूसरी चीज, मेरा एक ऑफिस तो लक्ष्मी नगर में है, दूसरा ऑफिस है मेरा करोल बाग में, ठीक है, करोल बाग में। क्या मैं लक्ष्मी नगर से करोल बाग अप डाउन करके क्वालिटी चेक कर सकता हूं? हाँ सर आप कर सकते हो। सुबह आप थोड़ा टाइम लक्ष्मी नगर में बिताओ, सुबह से लेकर दोपहर तक, दोपहर के बाद आप करोल बाग जाओगे, आप 30 मिनट्स में करोल बाग पहुंच जाओगे, और 30 मिनट्स में जब करोल बाग पहुंच जाओगे तो आप वहां पे भी देख सकते हो काम ठीक से चल रहा है कि नहीं, तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। आपने ऐसा क्यों कहा? सर हमने इसलिए ऐसा कहा क्योंकि लक्ष्मी नगर और करोल बाग तो सेम सिटी में है। क्योंकि ये दोनों सेम सिटी में है तो कहीं ना कहीं यहां पे भी अगर एक ही चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा तो काम चल जाएगा, एक ही चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा तो काम चल जाएगा, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। सिटी में तो मूवमेंट इजी है, मैं एक ही सिटी में एक जगह से दूसरी जगह मूव करके इंश्योर कर सकता हूं कि क्वालिटी ऑफ वर्क इज मेंटेन्ड। यस सर ये बात तो बिल्कुल सही है। तीसरी चीज, अगर मेरा एक ऑफिस लक्ष्मी नगर में है और दूसरा मेरा एक ऑफिस गुड़गांव में है, क्या यह चीज मेंटेन हो सकती है? सारे बच्चे मुझे बताओ। दिल्ली वाली चीज तो आप मान गए, गुड़गांव वाली चीज बताओ मुझे। मेरा एक ऑफिस लक्ष्मी नगर में और एक ऑफिस गुड़गांव में, क्या ये चीज मेंटेन हो सकती है? सोच समझ के प्रैक्टिकली बताना क्या ये चीज मेंटेन हो सकती है। अगर मैं लक्ष्मी नगर और करोल बाग मैनेज कर सकता हूं तो क्या मैं लक्ष्मी नगर और गुड़गांव मैनेज नहीं कर सकता? ये बात बताओ। क्या मैं लक्ष्मी नगर और गुड़गांव मैनेज नहीं कर पाऊंगा? बताओ जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ।
इसी थॉट प्रोसेस के साथ बताना कि मैं लक्ष्मीनगर और करोल बाग मैनेज कर पा रहा हूं। तो क्या मैं लक्ष्मीनगर और गुड़गांव मैनेज नहीं कर पाऊंगा? बच्चे लिख रहे हैं नो, नहीं सर आप लक्ष्मीनगर और गुड़गांव मैनेज नहीं कर पाओगे। क्यों मैनेज नहीं कर पाऊंगा? क्योंकि वो हरियाणा में है। तुम्हें हरियाणा पसंद नहीं है क्योंकि वो हरियाणा में है। नमिता ने कहा हाँ सर आप मैनेज कर पाओगे, आप मैनेज कर पाओगे। उमंग ने भी कहा आप मैनेज कर पाओगे। बात मुश्किल और आसान की नहीं है, बात मुश्किल और आसान की नहीं है, बात है हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। बच्चे लिख रहे हैं मुश्किल है बट हो जाएगा, मैं भी कहता हूं हो जाएगा। यस हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जो गुड़गांव है वो दिल्ली के ज्यादा दूर नहीं है, वो दिल्ली से ज्यादा दूर नहीं है। अभी गाइडलाइंस की तो बात ही नहीं हुई, गाइडलाइंस पे मत जाओ, गाइडलाइंस हम दोनों मिलकर ही बनाएंगे। आप और मैं ही गाइडलाइंस डिसाइड करने वाले हैं, आईसीआई नहीं डिसाइड करता गाइडलाइंस, हम दोनों मिलकर डिसाइड करेंगे। बस आप बताओ हाँ या ना। बच्चे बोल रहे हैं हाँ सर मैनेज हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्यों मैनेज हो जाएगा? क्योंकि गुड़गांव भले ही डिफरेंट शहर हो, वो डिफरेंट शहर हो बट कहीं ना कहीं दिल्ली के पास है। मैंने कहा कितना पास है? आप सबने कहा सर 50 किलोमीटर की रेंज में है, अप टू 50 किलोमीटर की रेंज में है फ्रॉम म्युनिसिपल लिमिट्स ऑफ दिल्ली, म्युनिसिपल लिमिट्स ऑफ दिल्ली। दिल्ली की 50 किलोमीटर की रेंज में आता है तो आप मैनेज कर पाओगे। मैंने कहा बिल्कुल सही। अब अगला क्वेश्चन, इसका ध्यान से बताना। एक ऑफिस लक्ष्मीनगर में है और एक है लोखंडवाला में। सर लोखंडवाला कहाँ है? लोखंडवाला मुंबई में है। अब ये बताना आप मुझे, ये बताना आप मुझे, ये दोनों मैनेज हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे? अब इस वाले में आप मुझे बताओ, एक है लक्ष्मीनगर में, एक है लोखंडवाला मुंबई में। क्या ये दोनों ऑफिसेज मैं एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट मैनेज कर पाऊंगा? बताओ 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 बताओ। बिल्कुल सही। अब तो एकदम बढ़िया वाला नो आ रहा है सबसे। सर ये तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर ये मैं मैनेज करने गया तो मुझे पता है क्या करना पड़ेगा। दोपहर तक तो मैं लक्ष्मीनगर ऑफिस संभालूंगा, उसके बाद मैं भागूंगा एयरपोर्ट, एयरपोर्ट से उड़ूंगा, फिर मैं मुंबई में लैंड करूंगा, फिर लैंड करके मैं ऑफिस पहुंचूंगा। जब तक मैं ऑफिस पहुंचूंगा रात हो जाएगी, शाम हो जाएगी, और मेरा तो कुछ इंटरेस्ट रहेगा ही नहीं, क्या काम संभालूंगा। फिर मुझे रात को वापस उड़ना पड़ेगा मुंबई से, फिर दिल्ली आना पड़ेगा, फिर दिल्ली आके लक्ष्मीनगर संभालना पड़ेगा। तो ये चीज तो पॉसिबल ही नहीं है, ये चीज कहीं ना कहीं पॉसिबल नहीं है। क्लियर नो। यहां तो किसी बच्चे लिख रहे हैं किसी भी हालात में पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल सही, ठीक है। तो कहीं ना कहीं क्या आप ये बात मानते हो कि अगर मेरा ऑफिस सेम अकोमोडेशन में है तो एक मेंबर से भी काम चल जाएगा, भले ही 2 ऑफिस हो 3 ऑफिस हो, फर्क नहीं पड़ता। अगर मेरा ऑफिस सेम सिटी में है तो भी काम चल जाएगा। अगर मेरा ऑफिस सिटी के बाहर है बट अप टू 50 किलोमीटर्स फ्रॉम द म्युनिसिपल लिमिट्स ऑफ द सिटी है तो भी काम चल जाएगा। बट अगर कोई अलग ही बाहर है मेरा ऑफिस, कोई बहुत ही दूर ऑफिस है, तो वो मैं मैनेज नहीं कर पाऊंगा। तो अब इस ऑफिस के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इस ऑफिस के लिए मुझे सेपरेट मेंबर ऑफ आईसीआई रखना पड़ेगा। इस ऑफिस के लिए मुझे सेपरेट मेंबर ऑफ आईसीआई रखना पड़ेगा। क्या ये बात क्लियर है? जल्दी से मुझे बताओ सारे बच्चे। हमने सेक्शन 27 खत्म कर लिया है। सारे बच्चे मुझे बताओ क्या ये बात क्लियर है? इस ऑफिस के लिए मुझे सेपरेट मेंबर ऑफ आईसीआई रखना पड़ेगा। बोलो रे बोलो प्यारे बच्चों, क्या समझ आई मेरी बात तुमको? क्लियर सर, बहुत बढ़िया। अब एक स्पेशल केस करेंगे, ठीक है? बस अब एक स्पेशल केस करेंगे और सेक्शन 27 को टाटा बाय बाय बोलेंगे। मेरा एक दोस्त है, मेरा एक दोस्त, तो वो दोस्त पता है कहां रहता है? वो रहता है कश्मीर में, ठीक है? कश्मीर में वो रहता है, गुलमर्ग में। गुलमर्ग की एक खासियत है कि जब नवंबर आता है ना, यहां पे हो जाती है स्नोफॉल, और ये चलती रहती है चलती रहती है चलती रहती है चलती रहती है। कब तक चलती रहती है? फरवरी तक, जनवरी तक चलती है। चलो फरवरी में तो स्प्रिंग सीजन आ जाता है, जनवरी तक चलती है। जनवरी तक यहां पे बर्फ पड़ी रहती है। तो ये जो दोस्त है ये सीए भी है और इन प्रैक्टिस भी है। ये कहता है कि मैं जब इन महीने होते हैं ना, नवंबर होता है, दिसंबर होता है, जनवरी होता है, मैं अपने बेड से बाहर नहीं निकल पाता, इतनी ठंड होती है। मैं अपने घर से बाहर नहीं निकल पाता, इतनी ठंड होती है। तो कैसे एक्सपेक्ट करूं कि मेरी जो प्रैक्टिस है, मेरी जो प्रैक्टिस है वो इन 3 महीने में एकदम बढ़िया चकाचक चलेगी। फिर से, सीए इन प्रैक्टिस है मेरा दोस्त,
मेरा दोस्त सीए इन प्रैक्टिस है, सारे बच्चे यहां देखेंगे। वो कहां पे रहता है? वो सर वो कश्मीर में रहता है, वो गुलमर्ग में रहता है। नवंबर से यहां पे स्नोफॉल शुरू हो जाती है, स्नोफॉल 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 स्नोफॉल। दिसंबर में भी स्नोफॉल, जनवरी में भी स्नोफॉल भरी पड़ी रहती है यहाँ पे स्नोफॉल, ठीक है, भर जाता है स्नोफॉल से। तो ये सीए इन प्रैक्टिस है। ये कहता है मैं अपने बेड से नहीं उठ पाता, मैं अपने ऑफिस नहीं जा पाता, मैं कैसे एक्सपेक्ट करूं कि जो मेरी प्रैक्टिस है वो इन 3 महीने में बढ़िया चकाचक चलेगी। क्या इसकी बात जेन्युइन है? हाँ सर, इसकी बात जेन्युइन है। तो ये कहता है देखो सिंपल सी बात है, मुझे सिर्फ 3 महीने के लिए अलाउ कर दो। ये कहता है सिर्फ मुझे 3 महीने के लिए अलाउ कर दो, मैं 3 महीने के लिए दिल्ली आ जाता हूं और मैं 3 महीने अपनी जो प्रैक्टिस है वो दिल्ली से कर सकता हूं। क्या इसको हमें अलाउ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? यस सर, हमें इसको अलाउ करना चाहिए। बेचारा कमाएगा क्या, खाएगा क्या? इसको भी कमाने का मौका देना चाहिए, इसको दिल्ली ले आना चाहिए। क्या आपको लगता है दिल्ली आने के टाइम पे इसको ये जो रेगुलर ऑफिस है गुलमर्ग वाला, इसको क्लोज करना चाहिए या ये ओपन रह सकता है? नहीं सर, क्लोज मत करो, इसको ओपन ही रहने दो। मैंने कहा चलो ठीक है। अब एक बात बताओ, ये जो 3 महीने के लिए दिल्ली आया, इसने यहां पे एक ऑफिस खोला। सारे बच्चे देख रहे हो, यहां पे एक बार देखते रहना। यहां पे जो हमने ऑफिस खोला, इसको हम क्या बोलते हैं सर? इसको हम बोलते हैं टेम्पररी ऑफिस। टेम्पररी ऑफिस है। क्या इसके जो विजिटिंग कार्ड हैं या इसके जो लेटर हेड हैं, इस पे जो प्लेस ऑफ बिजनेस है, प्लेस ऑफ बिजनेस, इस प्लेस ऑफ बिजनेस पे क्या आना चाहिए? इसका रेगुलर ऑफिस या टेम्पररी ऑफिस? सारे बच्चे मुझे बताओ, रेगुलर ऑफिस आना चाहिए या टेम्पररी ऑफिस आना चाहिए विजिटिंग कार्ड और लेटर हेड पे? भले ही ये 3 महीने के लिए यहां पे आ गया है, बट मेन चीज क्या होती है? विजिटिंग कार्ड और लेटर हेड। उसमें प्लेस ऑफ बिजनेस में रेगुलर ऑफिस आना चाहिए या टेम्पररी ऑफिस? देखते कौन बच्चा सही बताता है। टेम्पररी ऑफिस आएगा या रेगुलर ऑफिस? बिल्कुल सही बताया सब बच्चों ने, सर यहां पे रेगुलर ऑफिस आएगा, यहां पे रेगुलर ऑफिस आएगा, बिल्कुल सही। तो जो मेरे विजिटिंग कार्ड होंगे, लेटर हेड होंगे, उसमें रेगुलर ऑफिस आएगा। आपने एक बात ये बोली। दूसरी बात आपने बोली, जब मैं अपना नया ऑफिस खोलता हूं, क्या पुराने वाले को बंद करना है? द आंसर इज नो, पुराने वाले को बंद नहीं करना, वो ओपन रह सकता है। अब एक चीज और, क्योंकि मैंने पुराने वाले को बंद नहीं किया, तो क्या जो मेरी ऑफिशियल कम्युनिकेशंस हैं, ऑफिशियल कम्युनिकेशंस का क्या मतलब है सर? ऑफिशियल कम्युनिकेशंस का मतलब है जो भी मेरे लेटर्स आते हैं, मेरी जो पोस्ट आती हैं, क्या वो मेरे रेगुलर ऑफिस पे आ सकती हैं? बताओ, जो भी मेरी ऑफिशियल कम्युनिकेशंस हैं, क्या वो मेरे रेगुलर ऑफिस पे आ सकते हैं? लेटर्स हो गए, पोस्ट कार्ड्स हो गए, क्या वो रेगुलर ऑफिस पे आ सकते हैं या नहीं? ये बताओ मुझे। कैन दीज बी कॉल्ड एट माई रेगुलर ऑफिस? क्या मैं इनको अपने रेगुलर ऑफिस पे मंगवा सकता हूं या नहीं? गिव मी द आंसर। ऑफिस बंद नहीं है, बंद तो किया ही नहीं है, बंद नहीं किया, और मेरे पोस्ट आना चाहती हैं, तो क्या मैं इनको अपने रेगुलर ऑफिस पे मंगाता रहूं? कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। एक ने कहा यस सर, एक ने कहा नो। श्रेया क्यों नो? क्यों नहीं मंगा सकता मैं इसको? मंगा सकता हूं, जब ऑफिस खुला है और मेरी पोस्ट आना चाहती है तो आने दो ना, क्या दिक्कत है? आने दो। अनिशा भी कह रही है यस सर आ सकती है, बहुत बढ़िया। तो मैं यही कह रहा हूं कि ये कुछ ऐसी बातें जो आपको बस ध्यान रखनी है। तो अगर मैं प्रोविजंस को समराइज करूं तो क्या मैं ये बोल सकता हूं, अगर मेरा ऑफिस हिली एरियाज में है तो मैं एक टेम्पररी ऑफिस खोल सकता हूं प्लेन एरियाज में। कितने महीने के लिए? मैं कहता हूं 3 मंथ्स के लिए। ऑफिस खोलने से पहले और ऑफिस बंद करने के बाद, यानी जो मैंने अपना टेम्पररी ऑफिस खोला और टेम्पररी ऑफिस को बंद किया, क्या मुझे किसी को इन्फॉर्म करना चाहिए? हाँ सर, अपनी मदर बॉडी को। सो आई विल ऑल्सो इन्फॉर्म आईसीआई बिफोर एंड आफ्टर वाया अ रजिस्टर्ड पोस्ट। मैं रजिस्टर्ड पोस्ट से आईसीआई को यह बात बताऊंगा, ठीक है? मैं इन्फॉर्म करूंगा आईसीआई को रजिस्टर्ड पोस्ट से। बच्चा कह रहा है कि हम वहां पे होंगे नहीं रिसीव करने के लिए। यार ऐसा नहीं होता, वो ऑफिस अभी खुला है, उसको मैंने बंद नहीं किया, कोई ना कोई तो मैंने रामू काका टाइप बंदा बिठा रखा होगा ना वहां पे, वो उसको रिसीव करेगा। आपको जरूरी नहीं है वो चीज रिसीव करो, बट कोई बंदा वहां पे बैठा होगा जो वो चीज रिसीव कर सकता है, या फिर मैंने एक वहां पे बॉक्स रख रखा होगा, उस बॉक्स में कोई बंदा डाल के जा सकता है वो पोस्ट, कोई दिक्कत की बात नहीं, तो वहां पे रिसीव हो सकती है चीजें, ठीक है? मैंने आईसीआई को इन्फॉर्म भी कर दिया।
मैंने कितने महीने के लिए खोला, मैंने 3 महीने के लिए 3 मंथ्स के लिए खोला, इन्फॉर्म कर लिया आईसीआई को। स्टेशनरी पे किसका नाम होगा, जो मेरी ऑफिस स्टेशनरी है इसमें नाम होगा रेगुलर ऑफिस का, ठीक है, इसमें रेगुलर ऑफिस की डिटेल्स होंगी। क्या मेरी जो कम्युनिकेशन है वो आ सकती है रेगुलर ऑफिस पे, यस वो भी आ सकती है। दिस इज ऑल अबाउट इट, दिस इज ऑल अबाउट इट। अब फटाफट आप ये सारे प्रोविजंस रीड कर सकते हो, अब फटाफट आप ये सारे प्रोविजंस रीड कर सकते हो, सेक्शन 27 यहां से लेके यहां तक, और जैसे ही आप रीड कर लो मुझे कंफर्म कर देना, आई विल रिज्यूम द क्लास दैट पॉइंट, ठीक है। रीड, फटाफट आप इसको रीड करो, आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स, अच्छे से इसको रीड कर लो, बढ़िया एकदम पक्का कर लो, और आपको उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा टाइम बचाते हैं, मैं साथ साथ करवा देता हूं, ठीक है। सेक्शन 27 इसको आपने याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है। मैंने आपको अभी तक एक भी सेक्शन याद रखने को नहीं बोला सेक्शन 8 के अलावा, बट इस सेक्शन को आपको याद रखना है। इफ अ सीए इन प्रैक्टिस और अ फर्म ऑफ सीए हैज मोर देन 1 ऑफिस इन इंडिया, उनका एक से ज्यादा ऑफिस है, तो ईच वन ऑफ सच ऑफिसेज शुड बी इन सेपरेट चार्ज ऑफ अ मेंबर ऑफ आईसीआई, उसमें आईसीआई का मेंबर होना चाहिए अगर आपका सीए का कोई ऑफिस है। पर आपने सर एक बात बताई थी कि हर ऑफिस में जरूरत नहीं है, अगर सेम अकोमोडेशन में सेम सिटी में अप टू 50 किलोमीटर फ्रॉम द म्युनिसिपल लिमिट्स ऑफ सिटी है तो वहां पे रखने की जरूरत नहीं है, तो ये सारी एग्जेम्पशन लिखी हुई है। एग्जेम्पशन में बी ग्रांटेड टू अ मेंबर ऑफ फर्म ऑफ सीएस टू हैव अ सेकंड ऑफिस without such second office being under a separate charge of member of ICI if the second office is in the same premises in which the first office is located, if the second office is located in the same city in which the first office is located, if the second office is located within 50 kilometer from the municipal limits of a city in which the first office is located, same premises यानी आप कह लो same building, same city यानी दिल्ली के दिल्ली में है, second office is within 50 किलोमीटर यानी आप गुड़गांव की बात कर रहे हो, सिंपल सी बात है। क्या ये बात क्लियर है, क्या ये बात क्लियर है, हाँ सर ये बात क्लियर है। अब यहां पे ना एक डाउट आता है कभी कभी, सर यहां पे सेकंड ऑफिस की बात करी गई है, अगर थर्ड ऑफिस हुआ तो, ये डाउट आ सकता है सर यहां तो सेकंड ऑफिस बोल रहे हैं, अगर 2 से ज्यादा ऑफिस हुए तो थर्ड ऑफिस हुआ तो क्या होगा, तो मैं कहूंगा ये ना इंग्लिश लैंग्वेज है, सेकंड ऑफिस मतलब दूसरा ऑफिस, ठीक है। अब इसमें आप तीसरा भी डाल दो चौथा भी डाल दो, किसको क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो सेकंड ना लिखने का तरीका है, आप इसको अदर ऑफिस मान के भी चलोगे तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब एक चीज और, एग्जेम्पशन फॉर हिली एरियाज, टेम्पररी ऑफिस इन प्लेन एरियाज अलाउड फॉर द लिमिटेड पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ्स पर एनम। साल में आप 3 महीने से ज्यादा के लिए ये नहीं कर सकते, 3 महीने कैसे याद रहेंगे, नवंबर दिसंबर जनवरी, तीनों में ही सबसे ज्यादा ठंड पड़ती है। नो नीड टू क्लोज द रेगुलर ऑफिस एंड कॉरेस्पॉन्डेंस कैन बी मेड एट द रेगुलर ऑफिस। नेम बोर्ड ऑन द टेम्पररी ऑफिस नॉट टू बी डिस्प्लेड व्हेन इट इज नॉट फंक्शनल। एक बात बताओ, बाकी 9 महीने के लिए, बाकी 9 महीने पे क्या मैं ये जो नेम बोर्ड है ये डिस्प्ले कर सकता हूं, द आंसर इज नो। फॉर द अदर 9 months ये नेम बोर्ड डिस्प्ले नहीं होगा। एंड नेक्स्ट चीज, टेम्पररी ऑफिस शुड नॉट बी मेंशन्ड ऑन द विजिटिंग कार्ड, लेटर हेड्स एज प्लेस ऑफ बिजनेस। एंड बिफोर एवरी विंटर्स मेंबर और फर्म इन्फॉर्म करेगा आईसीआई को अबाउट ओपनिंग द टेम्पररी ऑफिस फ्रॉम द डेट, एंड आफ्टर क्लोजर इंटीमेट करेगा आईसीआई को वाया रजिस्टर्ड पोस्ट। तो ये 4 बातें आपने याद रखनी। क्या क्या बातें याद रखनी है, 3 महीने से ज्यादा नहीं। उसके बाद दूसरी चीज आपने याद रखनी है, जब टेम्पररी ऑफिस क्लोज होगा तो वहां पे नेम बोर्ड नहीं होना चाहिए, आईसीआई को इन्फॉर्म करना है बिफोर एंड आफ्टर वाया रजिस्टर्ड पोस्ट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरे विजिटिंग कार्ड्स और लेटर हेड्स पे टेम्पररी ऑफिस को मैं प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं बोल सकता। इस पे हमारे पास एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। दिस क्वेश्चन इज, हमारे पास इसमें 2 क्वेश्चन हैं जो मैं आपको बोलूंगा अभी करने को। क्वेश्चन 2 ये आपका होमवर्क है, आप इसको अच्छे से कर लेना, एक बार क्वेश्चन 2 कर लेना। एंड इसके साथ आपको एक क्वेश्चन और है जो आपको करना चाहिए, वो मैं आपको बता दूंगा कल वाली क्लास में, तो वो क्वेश्चन भी आप कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन 2 तो आपने करना ही है जो आपका पेज 179 पे है। दिस इज योर होमवर्क, आपने ये क्वेश्चन करना है। अब इन्होंने एक बात और बोली, टू कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट ऑफ बीइंग इन चार्ज ऑफ द ऑफिस, मेंबर शुड रिजाइड इन द प्लेस ऑफिस, जहां पे उसका ऑफिस सिचुएटेड है, इन द प्लेस ऑफिस इज सिचुएटेड, और अटेंड द ऑफिस ऑफ ग्रेटर देन इक्वल टू 182 डेज। अब मैं ना आपसे इसी लाइन पे एक बढ़िया क्वेश्चन पूछता हूं, ये क्या कह रहा है, अगर आप ऑफिस 182 डेज या उससे ज्यादा अटेंड कर रहे हो ना, हम मान लेंगे आप मेंबर इन चार्ज ऑफ ऑफिस हो। क्या ये बात आप एग्री करते हो? यस सर एग्री करते हैं। मिस्टर ए एक सीए इन प्रैक्टिस है, वो दिल्ली वाला जो ऑफिस है ना, वो जो दिल्ली वाला ऑफिस है
वो 182 डेज अटेंड करता है। मुंबई वाला जो ऑफिस है वो 182 डेज अटेंड करता है, 183 डेज, टोटल कितने हो गए 365 डेज। क्या ये चल जाएगा? जल्दी बताओ। मिस्टर ए एक सीए इन प्रैक्टिस है, वो दिल्ली वाला ऑफिस कितने दिन अटेंड करता है? सर वो दिल्ली वाला ऑफिस अटेंड करता है 182 डेज, वो मुंबई वाला ऑफिस अटेंड करता है 183 डेज, टोटल मिला के 365 डेज। क्या ये चीज चल जाएगी? क्या ये चीज चल जाएगी? क्या मैं सेक्शन 27 के साथ कंप्लाई कर रहा हूं? सारे बच्चे मुझे बताओ। इन्होंने बोला ना टू कंप्लाई विद बीइंग इन चार्ज ऑफ द ऑफिस, तो आपको ऑफिस कितने दिन अटेंड करना है? 182 डेज अटेंड करना है। मेंबर टू रिसाइड इन प्लेस where the office is situated or attend the office greater than equal to 182 days। श्रेया ने लिखा नो, उमंग ने लिखा नो, अनीशा ने बोला अलाउड। कौन सही कौन गलत? नो वाले बच्चे एक बार रीजन बताओ, क्यों क्यों नो? हमने तो लॉ में लूप होल निकाला है, हमने तो लॉ में लूप होल निकाला है ना। मैं दिल्ली ऑफिस 182 डेज रहता हूं ना, मेरी मर्जी, आपका क्या जा रहा है? 182 डेज मेरी मर्जी है ना, मैं 182 डेज रहना चाहता हूं। और मुंबई ऑफिस में मैं 183 डेज रहता हूं, साल में 365 डेज होते हैं। सो द आंसर एज पर द प्रोविजंस इट शुड बी यस। अगर मैं इस तरह से मैनेज कर रहा हूं 182 डेज और 183 डेज, तो मिस्टर ए ने कोई गलती नहीं कर रखी। मिस्टर ए ने कोई गलती नहीं कर रखी, उसमें साफ साफ लिखा है कि आपको ऑफिस अटेंड करना है, आपने एक सेपरेट चार्ज ऑफ मेंबर ऑफ आईसीए रखना है। तो इन्होंने बोला अगर आपको चार्ज देखना है तो आप 182 डेज देखोगे, यहां पे 365 डेज तो लिखा ही नहीं है। 182 डेज ही अप्लाई ही होगा व्हेन नॉट इन चार्ज। तो सिंपल सी बात है, आप यहां पे दिल्ली 182 कर सकते हो, मुंबई 183 कर सकते हो, और ये चीज चल जाएगी। क्या किसी को इस चीज को लेकर कोई डाउट है? आप ये बताओ मुझे। दिस इज द मेन की पॉइंट। ये हम काफी डेप्थ में चले गए, मुझे नहीं लगता आईसीआई कभी ऑडिट में इतनी डेप्थ में जाएगा, बट अगर आपको ये बात समझ आ गई, मुझे यस लिखो, देन वी विल मूव अहेड। ओ ओके, गॉट इट। ठीक है, अब नेम बोर्ड एक बात बताओ, नेम बोर्ड इन द प्लेस ऑफ रेजिडेंस इज अलाउड। क्या मैं अपने घर के बाहर लिख सकता हूं सीए शुभम केसवानी? हाँ मैं लिख सकता हूं, बट याद रहे जो नेम बोर्ड है वो मेरा होना चाहिए, वो मेरी फर्म का नहीं होना चाहिए। प्रोवाइडेड इट इज अ नेम प्लेट ऑफ द इंडिविजुअल मेंबर नॉट ऑफ द फर्म। तो मैं अपने घर के बाहर, एसके एंड एसोसिएट्स का नेम बोर्ड नहीं लगा सकता। ये चीज मुझे अलाउड नहीं है, मैं एसके एंड एसोसिएट्स का नेम बोर्ड नहीं लगा सकता। ठीक है, ये बात आप याद रखना। पब्लिक हॉलीडेज का क्या होगा? पब्लिक हॉलीडेज का क्या होगा? अब इतनी डिटेल में मत जाओ यार। पब्लिक हॉलीडेज का क्या होगा? सिंपल सी बात है, कोई वैसे ना चेक भी नहीं कर रहा कि आप कितने दिन ऑफिस अटेंड कर रहे हो, कौन आपकी टाइम शीट मेंटेन कर रहा है, कौन आपकी टाइम रजिस्टर देख रहा है। ठीक है, सिंपल सी बात है, आप ये चीज ध्यान में रखो। 180 मेन तो यहां पे डेज का गेम था, वो मैंने आपको बता दिया। अगर समझ आ गया वेल एंड गुड, इतनी ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। सर 50 किलोमीटर म्युनिसिपल लिमिट है, हाँ 50 किलोमीटर वाली म्युनिसिपल लिमिट है, बट वो ये चीज देखने के लिए कि आप ऑफिस आपका कितने किलोमीटर में है। तो अगर आप दिल्ली का ऑफिस कर रहे हो, गुड़गांव का ऑफिस अटेंड कर रहे हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, चल जाएगा। ठीक है, समझ आ गया? हाँ सर समझ आ गया। इसको समराइज कर दें? हाँ सर समराइज कर दो। 5-6 केसेस बोलूंगा, आपको बस बताते जाना है। ठीक है, मैं 5 केसेस लिख रहा हूं, सारे बच्चे आंसर देना, 1 2 3 4 5। ठीक है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, मैं आपको बाकी कोई इंफॉर्मेशन दे ही नहीं रहा। ठीक है, बाकी कोई इंफॉर्मेशन मैं आपको दे ही नहीं रहा। एक मिनट ना, ये क्या हुआ, जस्ट गिव मी अ सेकंड। यस, सो क्लास एंड करें क्या यहीं? पेंसिल क्यों नहीं चल रही? जस्ट गिव मी अ सेकंड ना। यस, वी आर बैक, वी आर बैक, वी आर बैक। चलो फटाफट से बस ये क्वेश्चन कर लो, उसके बाद अपन क्लास को एंड करते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लास्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बस तुमको करना है। ये जल्दी से सारे बच्चे मुझे आंसर बताओ, शार्प करके देखा, शार्प करके आई है, राइट? कह रहे शार्प करके देखो सर, हो जाएगा, हो गया, डन। बताओ, मिस्टर ए है, ठीक है, मिस्टर ए एक सीए इन प्रैक्टिस है, ठीक है, ये बताना आप जल्दी से। 2 ऑफिसेस इन 1 बिल्डिंग। आपने बस ये लिखना है यस और नो,
यस का मतलब क्या है? यस मतलब ठीक है, नो मतलब नहीं चलेगा। ठीक है, 2 ऑफिसेज इन 1 बिल्डिंग, 1 ऑफिस इन, 1 ऑफिस इन कहां लिखे? 1 ऑफिस इन करोल बाग, सेकंड इन रोहिणी। दोनों दिल्ली का पार्ट है, ठीक है, दोनों दिल्ली का पार्ट है, इसको याद रखना, दोनों दिल्ली का पार्ट। अगली चीज, 1 ऑफिस इन लक्ष्मी नगर, सेकंड इन नोएडा। लिख दो विद इन 50 किलोमीटर्स फ्रॉम म्युनिसिपल लिमिट्स। अगली चीज, 1 ऑफिस इन दिल्ली, अदर इन चेन्नई। ये बात याद रखना, 1 ऑफिस इन दिल्ली, अदर इन चेन्नई। ठीक है, अदर इन चेन्नई। मैंने डेज की आपको कोई नॉलेज नहीं दी कि कौन से ऑफिस पे वो कितने दिन रहा है। ठीक है, कोई कोई नॉलेज नहीं बताई मैंने आपको डेज की। अगला पॉइंट, 1 ऑफिस इन मुंबई। मुंबई में कहां पे है ये? मुंबई में है बोरीवली में। अदर इन द suburbs of Mumbai, 80 किलोमीटर्स फ्रॉम म्युनिसिपल लिमिट्स। 1 2 3 4 5 सबका आंसर आप मेरे को बताओ किसमें क्या आना चाहिए। 1 का आंसर क्या होगा, फटाफट देखते हैं क्या आना चाहिए 1 का आंसर। 1 का आंसर सब बच्चे कह रहे हैं यस, ठीक है, बिल्कुल सही। 2 का आंसर क्या होगा? 2 का आंसर जल्दी से बताओ क्या आना चाहिए। 2 का आंसर नो। क्यों नो? यस आएगा, सेम सिटी में है। यस बिल्कुल सही। उमंग ने बोला 3rd का यस, बिल्कुल सही। 4th का क्या आएगा? 4th का नो, 5th का नो। 4th का नो बिल्कुल सही, एंड 5th का भी नो बिल्कुल सही। क्या ये बातें क्लियर है? अब बताओ क्या ये पांचों पॉइंट क्लियर है? क्लियर है तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्या ये पांचों पॉइंट क्लियर है? सारे बच्चे मुझे बताएंगे अभी के अभी। 4th नो, 5th नो बिल्कुल सही है। बस ये बताओ ये पांचों पॉइंट्स क्लियर है ना? हाँ, विपिन ने तो एक्सप्लेनेशन भी दे दी सर। 4th में ना यस हो जाएगा अगर दोनों ऑफिस में हम 182 डेज या उससे ज्यादा रहेंगे। बिल्कुल सही सर, ये पांचों पॉइंट क्लियर है। बस इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना। आपने बस एक चीज करनी है, मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, ये केवाईसी नॉर्म्स, इनको एक बार रीड कर लेना। ठीक है, दिस इज समथिंग दैट आई एम गिविंग यू इन होमवर्क। ये आपने बस रीड करना है और कुछ करने की जरूरत नहीं है। एंड अगर मैं बात करूं इसकी, ये हो गया, ये हम क्लॉज 7 के साथ पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसको लिख दो विद क्लॉज 7। जब मैं क्लॉज 7 कवर कराऊंगा तो आपको ये चीज करा। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आई होप यू एंजॉयड द क्लास। मजा आया आपको आज की क्लास करके। एंड बाकी हम कल की क्लास में मिलेंगे और कल हम क्लॉजेस के साथ स्टार्ट करेंगे, जो एक मेजर पोर्शन है इस चैप्टर का, जहां से ज्यादा नंबर के आने की गुंजाइश है। थैंक्स अ लॉट फॉर अटेंडिंग टुडेज क्लास। आई होप ऑल ऑफ यू एंजॉयड। जो आज हमने पढ़ा उसको आप रिवाइज करना मत भूलिएगा। आज अगर रिवाइज करोगे तो बहुत कम टाइम लगेगा, बहुत कम मेहनत लगेगी, बट अगर इसको आपने आज के बाद टाल दिया, अगर आपने इसको आगे के लिए टाल दिया तो दिक्कत हो सकती है मेरे दोस्त। तो इसको अच्छे से रिवाइज करना, अच्छे से याद करना, जो आज चीजें पढ़ी हैं आगे जाके अच्छे से काम आएंगी एंड आगे जाके आपको बहुत आसानी होगी इसको रिवाइज करने में। हमें राही ऑडिट के फिर मिलेंगे चलते चलते।